जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 22 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूपीपीसीएस का नंबर 1 बैच ऑनलाइन बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच को ज्वाइन करिए। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम के चैनल्स हैं ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, प्लस इंस्टाग्राम का पेज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से। इसको जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के काफी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे कि मॉस्किटो बॉर्न थ्रेट्स। अब जैसे कि जो मच्छर जो होती है ना, मच्छर वगैरह जो काटते हैं उनके कारण जो काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी को एलिफेंटाइसिस के बारे में पता है कि क्या होता है? हाथी पाँव जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं। यस, पता है आपको? वो भी मच्छर के काटने से होता है। तो बहुत खतरनाक बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं, राइट? तो उसको रोकने के लिए प्रयास करने को लेकर एक आर्टिकल है, तो जिस पर हम लोग बात करेंगे। सब क्लिनिकल टर्बोकुलोसिस, इंडिया के अंदर इसको टैकल करना है, राइट? टीबी को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लेटरल एंट्री के बारे में शायद आप लोग को पता होगा। सिविल सर्विसेज के अंदर जो लेटरल एंट्री है, मतलब एक एंट्री डायरेक्ट एग्जामिनेशन के थ्रू होती है जिसके जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हैं, राइट? आप जानते हैं जिसके बारे में। और एक एंट्री जो होती है वो बेसिकली डायरेक्टली एक आईएएस ऑफिसर जो है वो बना दिया जाता है, या गवर्नमेंट का सेक्रेटरी डायरेक्टली जो है बना दिया जाता है लेटरल एंट्री के थ्रू। अब ये कैसे बनाया जाता है? जो टॉप कंपनीज के जो सीईओ वगैरह जो होते हैं, राइट, तो उनके एक्सपर्टीजम को देखते हुए जो है वो उनको लेटरल एंट्री के थ्रू सिविल सर्विसेज में शामिल कर दिया जाता है। इस चीज को लेकर काफी सारे सिविल सर्वेंट्स गुस्सा है कि हमने इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत करी, तब जाकर हमें प्रमोशन मिला, सेक्रेटरी के पद पर हम आए। और एक व्यक्ति जो है, ठीक है, उसने भी मेहनत करी, बट एक प्रोसेस प्रोसेस होती है ना गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो वो चीज उससे काफी सारे सिविल सर्वेंट्स खुश नहीं है। कोसी मेकी रिवर लिंकिंग कंट्रोवर्सी एक हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेबर स्टैंडर्ड्स को जो है वो मजबूत बनाना है इंडिया के कॉटन सेक्टर के अंदर, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इंडिया की नई रामसर साइट के बारे में बात करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि रामसर कहां पर है? रामसर, ये रामसर है कहां पर? ये लोकेशन है बेसिकली एक, ये किस कंट्री में है बताओ? चलिए, सबसे पहले तो ये, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, ये बहुत बुरी तरह से मतलब चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। पब्लिक हेल्थ चैलेंज है इंडिया के अंदर, राइट? और इसके कारण बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है और हेल्थ केयर पर बर्डन भी जो है वो बढ़ रहा है, राइट? स्वास्थ्य सेवा जो है उस पर बोझ बढ़ रहा है और साथ ही साथ आर्थिक नुकसान हो रहा है। इंडिया के अंदर 19,447 डेंगू केसेस और 16 डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई अप्रैल 2024 में। केरल और तमिलनाडु जो है वो बहुत ही मतलब ज्यादा अफेक्टेड है। इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना पड़ा है डेंगू के कारण? तो 28,300 करोड़ रुपए हर साल, और लगभग 5.68 लाख ईयर्स। ये देखो, यंग लाइफ गई है। ईयर्स मतलब इतने सालों तक जो व्यक्ति काम कर सकता है, तो इतने साल जो है वो खराब हुए हैं, राइट? अब देखो, ये 5.68 लाख ईयर्स जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये मत सोचना इतने साल, मतलब एक व्यक्ति जो है फॉर एग्जांपल कि 20-30 साल तक जो है वो अपनी अच्छी जॉब जो है वो कर सकता है, राइट? 30 साल मान लेते, 35 साल मान लेते, करेक्ट, राइट? 20 साल से लेकर 50-60 साल तक, 60 साल मान लो, ठीक है? 40 साल की एक व्यक्ति जो है अच्छी नौकरी जो है वो कर सकते हैं। कम ऑन, यस। अब ऐसे काफी सारे लोग अफेक्टेड अगर होंगे, राइट, जैसे कि 19,447 डेंगू केसेस हैं, तो क्या बीमार आदमी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी का ही ये कैलकुलेशन है। इसको ये मत सोचना कि ये क्या चीज है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि भाई ये क्या है, भाई ये 5.68 लाख साल क्या होता है? तो आई थिंक जो मैंने अभी आपको समझाया उससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ट्रेडिशनल मॉस्किटो कंट्रोल स्ट्रेटेजी जो है उसमें बहुत ही कम सक्सेस देखने को मिल रही है। हमें इनोवेटिव अप्रोच जो है वो लेकर आना है। हमें वॉल्बाशिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है उसका उपयोग करना है वेक्टर पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए। अच्छा, बताइए, आपको पता है ये क्या चीज है? वॉल्बाशिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये क्या करते हैं? ये ऐसे मच्छर होते हैं जो कि दूसरे मच्छर को जाकर जो है वो इन्फेक्ट कर देंगे और उसको मार देंगे। मतलब ये वो वाली स्ट्रेटेजी होती है, राइट? नसबंदी टाइप की, आप ये मान के चलो, ये समझो इस तरीके की। ये देखो लिखा हुआ है, वॉल्बैचिया जो है वो एक कॉमन बैक्टीरियम है जो अप्रोक्सीमेटली 60% इंसेक्ट स्पीसीज में पाया जाता है, इंक्लूडिंग बटरफ्लाईज, बीज, बीटल्स। बट ये नेचुरली जो है वो एडीज इजिप्टी मॉस्किटो में नहीं रहता। ये बैक्टीरियम जो है वो हार्मलेस है ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बट इसके अंदर इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस करने का काफी वो रहता है। देखो लिखा है ना, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो स्पीसीज लाइक एडीज इजिप्टी, राइट, विच ट्रांसमिट
डेंगू, जीका और चिकनगुनिया वायरस। तो एडीज इजिप्टी आप चाहो तो लिख सकते हो जिनको नहीं पता है। वैसे ये इतनी बार न्यूज में आता है कि इसको तो याद हो ही जाना चाहिए आपको, एडीज इजिप्टी, और ये कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। एडीज इजिप्टी करके एक मॉस्किटो होता है जो डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये क्या है, वॉल्बाशिया, ये जो है ये बेसिकली बैक्टीरियम है जो इन मॉस्किटोज में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाए, राइट, रिड्यूस हो जाए। बस ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखो लिखा भी है, वॉल्बेशिया बैक्टीरिया जो है वो ये एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के एग्स में जो है वो शामिल कर दिया जाता है, और ये एग्स जो है उनका उपयोग किया जाता है कि मॉस्किटो जो है वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो, बने। और फिर ये ऐसे मॉस्किटोज हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं जिनमें वॉल्बेशिया बैक्टीरियम होता है। फिर ये वाइल्ड फीमेल के साथ जो है वो मीटिंग करते हैं, और उसके कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इनकी पॉपुलेशन रिड्यूस होने लगती है, यानी कि जो आने वाली प्रजाति जो होगी उसमें इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो रिप्रोडक्शन करके बच्चे जो है वो पैदा कर सके, ऑफ स्प्रिंग रिलीज कर सके। बस सिंपल सी चीज इसमें ही हम लोग को देखने को मिलती है। अब ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। WABALB स्ट्रेन जो है वॉल्बेशिया का, ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव होता है इसकी पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए। वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप वॉल्बेशिया बस ध्यान में रखना। ये बैक्टीरियम हम लोग को देखने को मिलता है जो मच्छरों में शामिल कर दिया जाता है, और जिससे कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उनकी आबादी जो है वो कम हो जाती है। अब सिंगापुर ने जो है वो यूटिलाइज किया है वॉल्बेशिया इन्फेक्टेड मेल मॉस्किटो को, जिसके कारण 90% रिडक्शन हम लोग को एडीज की पॉपुलेशन में देखने को मिला। तो सिंगापुर का एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। 77% डिक्रीज हुआ है डेंगू के केसेस में इन जिन एरियाज पर वॉल्बेशिया इन्फेक्टेड मेल मॉस्किटोज को भेजा गया। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है एक पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी जिसमें स्टेबल डब्ल्यू मेल स्ट्रेन वाइल्ड पॉपुलेशन में जो है वो शामिल किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। इंडोनेशिया के अंदर भी हम लोग को 77% का की गिरावट डेंगू के केसेस में देखने को मिली इसी चीज के तहत, वॉल्बेशिया के तहत। तो वॉल्बेशिया एक अच्छी स्ट्रेटजी है जिसको इंडिया को अपनाना चाहिए। इंडिया के अंदर एक्टिव वॉल्बेशिया मॉस्किटो रिलीज प्रोग्राम जो है वो नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर जो है वो डेवलप कर रहा है 2 कॉलोनीज डब्ल्यू मेल एडीज स्ट्रेन की, बट प्रोग्रेस जो है वो काफी डिले में जो है वो चल रही है, काफी स्लो प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रही है। रीसेंट फाइंडिंग्स जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुई है, और ऑल्दो इसका महत्व जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आगे की चर्चा करें। अब देखो, ये वॉल्बेशिया जो है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, राइट, कंपेयर टू जैसे कि हम लोग जो है वो धुएं वाली गाड़ी नहीं चलती रहती है उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। बट हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि इसको ये ये साइंटिफिक तरीके से जो है वो किया जा सकता है लेबोरेटरी वगैरह में रिसर्च वगैरह के थ्रू, राइट। तो ये चीज इसके अंदर है। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें तो इफेक्टिव पब्लिक मैसेजिंग इज एसेंशियल, particularly in the era of social media and disinformation to gain public support for वॉल्बेशिया प्रोग्राम। तो भाई लोगों को भी अवेयर करना जरूरी है इस प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसमें 2 ही चीज थी ध्यान में रखने वाली। एक चीज तो हम लोग को ये देखने को मिल रही है कि इंडिया के अंदर काफी केसेस हम लोग को डेंगू के नजर आ रहे हैं। एडीज इजिप्टी नाम का मॉस्किटो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेंगू, जीका और चिकनगुनिया वायरस को फैलाने में, और इसको कंट्रोल करने के लिए वॉल्बेशिया प्रोग्राम को लाना पड़ सकता है। और वॉल्बेशिया जो है वो एक बैक्टीरियम है, और ये काफी अच्छा प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिल सकता है मच्छरों की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, राइट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम लोग बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसके बारे में। उपनैदानिक तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, ये एक लेटेंट फॉर्म है डिजीज का। ट्यूबरकुलोसिस का ही एक गुप्त रोग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, लेटेंट फॉर्म है। और ये क्यों अभी आज की डेट में न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफी चैलेंजिंग है, राइट। तो क्या है ये सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस? तो ये गुप्त ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो रीसेंट हेल्थ पॉलिसी डिस्कशन और रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि आज की डेट में सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस को जो है वो मतलब ठीक करने की सख्त आवश्यकता है, स्पेशली इसको डायग्नोस करना है। और इंडिया का टारगेट लिख लो आप, इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को ट्यूबरकुलोसिस 2025 तक खत्म करना है, जो सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है वो नहीं हो सकता अभी। तो क्या है ये सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस? इसके बारे में हम बात करें तो ये एक प्रकार का टीबी इन्फेक्शन ही होता है, जहां पर इंडिविजुअल जो है उसमें टिपिकल सिम्टम्स दिखाई नहीं देते जो टीबी एक्टिव टीबी से एसोसिएटेड, जैसे कि परसिस्टेंट कफ, यानी कि लगातार खांसी नहीं होती बट उसको टीबी रहता है। और ये सिम्टोमेटिक होने के बावजूद इंडिविजुअल जो होते हैं जिनको सब क्लिनिकल टीबी होता है,
वो फिर भी ये बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, जो कि अगेन टीबी कंट्रोल करने के प्रयास में जो है वो काफी चैलेंजिंग है। अब सोचो आपकी एक व्यक्ति है जिसको मतलब टीबी है, बट उसको कंटिन्यूअस खांसी नहीं हो रही है और उसने इलाज मतलब प्रॉपर टाइम पर डायग्नोस नहीं कराया, तो इन्फेक्शन होने से लेकर डायग्नोसिस तक उसने ना जाने कितने लोगों को ये बीमारी स्प्रेड कर दी होगी। बोलो हाँ या ना, कम ऑन से यस और नो। यस, दिमाग में बैठ रही है। इसलिए बड़ा खतरनाक है और इसलिए हमारे इंडिया के टारगेट को 2025 तक टीबी को खत्म करने के टारगेट को अचीव करने में काफी चैलेंजिंग है। सब क्लिनिकल ट्यूबरकुलोसिस याद रखना। नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे एक हुआ था जिसमें यह पाया गया कि 42.6% टीबी के केसेस जो डिटेक्ट हुए वो सब क्लिनिकल थे। सिमिलरली तमिलनाडु के अंदर 39% केसेस हम लोग को देखने को मिले। हाई बर्डन एशिया अफ्रीका कंट्रीज में काफी ज्यादा इंक्लूडिंग इंडिया। यहां पर मीडियन प्रेवलेंस जो है यानी कि एवरेज के बारे में बात करें तो 50% के आसपास हम लोग को देखने को मिल ही रहा है पूरे दुनिया भर में से, इन क्षेत्र में, एशिया अफ्रीका में। फिर सब क्लिनिकल टीबी जो है वो टिपिकली डिटेक्ट किया जाता है चेस्ट एक्सरे के थ्रू या मॉलिक्यूलर टेस्ट के थ्रू, ये भी लिख लेना। और कई बार रूटीन सिम्टम्स बेस्ड स्क्रीनिंग के कारण इसको नोटिस नहीं किया जाता। हाई प्रेवलेंस सब क्लिनिकल टीबी के जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से टीबी के इंसिडेंस रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। इवन ऐसी कंट्रीज में जहां पर वेल एस्टैब्लिश टीबी प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। राइट, नेक्स्ट आगे की चर्चा करें। वियतनाम ने सक्सेसफुली टीबी को जो है वो रिड्यूस कर दिया 50% से। कम्युनिटी वाइड स्क्रीनिंग के थ्रू एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। और लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन इस प्रकार की स्क्रीनिंग का इंडिया के अंदर, स्क्रीनिंग मतलब जांच करना, इंडिया के अंदर जो है वो एक चैलेंजिंग हो जाता है। राइट, और हमें आज की डेट में मोबाइल यूनिट्स की आवश्यकता है जो जगह जगह पर जाकर लोगों का टेस्ट जो है वो ले सके। अब इंडिया की क्या अप्रोच है, तो इंडिया का टीबी प्रोग्राम जो है उसके अंदर कम्युनिटी वाइड स्क्रीनिंग जो है वो सब क्लिनिकल टीबी के लिए नहीं है। हम सभी लोगों की जांच जो है वो नहीं कर रहे हैं पूरी की पूरे, यानी कि जैसे कॉलोनी कॉलोनी जाकर जांच जो है वो करवाई नहीं जा रही। फोकस बस यही है कि हमें डिटेक्शन जो है वो करना और ट्रीटमेंट करना है सिम्टोमेटिक टीबी केस का। तो हमारे यहाँ पर ये जो सब क्लिनिकल टीबी है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया है। और आपसे एग्जामिनेशन में भी आप सब क्लिनिकल टीबी पूछ सकते हैं, तो याद रखना और रेडी रहना इसके बारे में। ये आ सकता है, 90% से ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हमें सब क्लिनिकल टीबी को अगर खत्म करना है तो इंडिया को स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि हम जो है वो पूरी यानी कि कॉलोनी कॉलोनी जाकर जो है वो लोगों की जांच करवाएं टीबी से रिलेटेड। अब चैलेंजेस जो है वो क्या है इसके ट्रीटमेंट में। अब देखो यार, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल जो होता है ना उनको कन्विंस करना बड़ा दिक्कत वाला काम है। अब जिसको जो प्रॉब्लम होगी तभी तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अब उसको वो प्रॉब्लम ही नहीं, वो सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे, तो लोग डरते भी हमारे यहाँ पर, मतलब ज्यादा अवेयरनेस नहीं है ना, तो लोगों को लगता है यार कहीं गलत इलाज ना कर देंगे हमारा, कहीं मार। लोग कोविड की वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे इस भ्रम में, और ये भ्रम फैलाया गया था कि पॉपुलेशन को जानबूझकर सरकार मार रही है क्योंकि इंडिया की आबादी कम करनी है। ये कौन सी बात हुई भाई, ये होता है, ऐसा हो रहा है। फिर सेंट्रल टीबी डिवीजन जो है वो कंसिडर कर रही कि ये एआई बेस्ड चेस्ट एक्सरे का इस्तेमाल करे टीबी स्क्रीनिंग के लिए, जो कि अर्ली डिटेक्शन रेट को इंप्रूव कर सकता है। और प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं कि 100% मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो है वो 2025 तक कंडक्ट करवा दी जाए। सब क्लिनिकल टीबी को एड्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हमें स्ट्रेटेजी शिफ्ट करनी पड़ेगी। राइट, जिस प्रकार से कोविड-19 पे हमने कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग करी थी ना बहुत तेजी में, तो वैसे ही इसकी भी करना जरूरी है। कॉलोनी कॉलोनी जाकर जो है वो लोगों की जांच करना जरूरी है। अब लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज के अंदर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी रिसेंटली एडवर्टाइज किया है कि 45 पोजीशन खाली हैं लेटरल रिक्रूटमेंट के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक में अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर। और यही फिर क्रिटिसिज्म आ गया अपोजिशन लीडर्स कि भाई इसके अंदर आप रिजर्वेशन क्यों नहीं रख रहे हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। राइट, इसके अलावा अंदर के लोग भी खुश नहीं है। राइट, ऑब्वियस ही बात है यार, एक व्यक्ति प्रमोशन बेचारा पाकर, यानी कि जैसे आप हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, इतने प्रमोशंस के बाद जाकर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोजीशन पे पहुंचोगे, और एक व्यक्ति जो है वो एक कंपनी में एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देकर अपने एक्सपर्टीजम को लेकर आपके बिल्कुल पैरेलल में जो है बैठ जाएगा। और फिर उसके नीचे के अधिकारी, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी जो ऑर्डर करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि अपने नीचे के अधिकारी जो होंगे उनको ऑर्डर्स पास करेगा, स्कीम बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। डीएम को चुकाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब जो नॉन मतलब प्रोसेस के थ्रू
कोई व्यक्ति अगर ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो पूरी प्रोसेस के थ्रू आ रहा है और उसको जो ऑर्डर पड़ रहा है, तो उसका दिमाग नहीं खराब होगा? आप अपने ऊपर लेकर देखो कि आपका दिमाग नहीं खराब होगा? कि आप इतनी मेहनत करके उस पोजीशन तक पहुंचे और एक व्यक्ति, उसने भी मेहनत करी है, नो डाउट भाई, उनकी मेहनत को अपन वो नहीं कर रहे हैं, बट एक प्रोसेस प्रोसेस होती है ना भाई, कहीं ना कहीं दिमाग खराब होता है कि भाई हम इस प्रोसेस से हम लाइन में लग के गए, तुमने साले वीआईपी एंट्री ले ली, है ना? तो वही चीज है बस, ये और कुछ नहीं है। तो लेटरल एंट्री क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है प्रोफेशनल्स का, बाहर से, जो सरकार के बाहर के हैं, इनको मिड लेवल या सीनियर पोजीशन, अभी तो सीनियर पोजीशन दी जा रही है, जॉइंट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोजीशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, डीएम, डीसी कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके सामने कुछ भी नहीं। तो वो उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा तो डीसी भगता हुआ आएगा। ये कहानी है पोजीशंस की। जब आप घुसोगे सर्विस में तो आपको पता लगेगा कि जो हम लोग को दिखाई देता है ना कि एसडीएम, डीएम, ये अगर मेन स्ट्रीम में जब घुसोगे तब समझ में आएगा कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति जो सेक्रेटरी है उसके पास कितनी पावर होती है। एनीवेज, आगे की चर्चा करें तो यही है कि प्रोफेशनल जो है वो सरकार के बाहर से उनको अपॉइंट कर दिया जाता है इस बड़ी पोजीशन में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही कि एक्सपर्टिज्म लेकर आना है और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आना है गवर्नेंस के अंदर। यार मेरा मानना यह है कि भाई जो लोग ऑलरेडी हैं, आप उनको ट्रेन करो ना, जो प्रोविजन है उनको एक्सपर्टिज्म में ट्रेन करो। बाहर के व्यक्ति को लाने की जगह, इसमें अंदर के व्यक्ति के साथ जो है वो सही नहीं हो रहा है ना एक प्रकार से। मुझे तो पर्सनली लगता है, मैं भाई सिविल सर्विसेज आप लोग की तैयारी करवाता हूँ, आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूँ, तो मुझे तो लगता है इतनी मेहनत करके आप लोग वहां तक पहुंच रहे हो और एक व्यक्ति रहे हो पैरेलल में आके बैठ जाएगा तो छिड़न नहीं छूटेगी। तो वही चीज है। टिपिकली ये कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे 3 सालों के लिए और 5 सालों तक इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ये चीज लिख लेना। अब अच्छा, ये कंसेप्ट जो है ये सेकंड एआरसी में लाया गया था 2005 में, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में 2005 में लाया गया। 2017 में नीति आयोग ने भी अपने 3 ईयर एक्शन एजेंडा में रिकमेंड किया था कि भाई लेटरल एंट्री जो है बुलाओ कि एक्सपर्टीज को गवर्नमेंट में शामिल करो। अरे भाई गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको एक्सपर्ट बनाओ ना। पहला राउंड ऑफ लेटरल रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था 2018 में, ये भी लिख सकते हो आप, और ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की पोजीशन पर फोकस किया गया था। 2018 से लेकर अभी तक 63 लोग जो है वो रिक्रूट किए जा चुके हैं और 57 आज की डेट में पोजीशन में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो प्राइवेट सेक्टर से, स्टेट गवर्नमेंट से, ऑटोनोमस बॉडी से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनको उठा लिया जाता है कैंडिडेट्स को जो एलिजिबल होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो मेनली एक्सपर्टिज्म के ऊपर, प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी, ये लिखो आप, 13 पॉइंट रोस्टर नीति, ये लेटरल एंट्री अपॉइंटमेंट्स की स्ट्रेटेजी है। इनको सिंगल पोस्ट के तौर पर इनको सिंगल पोस्ट है वो दी जाती है और इनको रिजर्वेशन सिस्टम से एग्जेम्पशन जो है वो दिया जाता है 13 पॉइंट रोस्टर पॉलिसी के अंदर, मतलब कि कोई भी रिजर्वेशन इस पे नहीं होगा। और इसी चीज को लेकर जो है वो क्रिटिसिज्म है, भाई क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऑलरेडी बाहर का व्यक्ति अंदर आके बैठ रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म तो किसी, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं ये रिजर्वेशन को लेकर क्रिटिसिज्म। वो व्यक्ति ऑलरेडी बैठा है, वो अपनी पोजीशन पे किसी न किसी कंपनी का बड़ा सीईओ है वो, राइट, ऑलरेडी साल का जो है वो 2 करोड़ रुपए छापता होगा कम से कम, कम से कम, या महीने का भी भाई आजकल तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वो हो गया है। 2 करोड़ तो बहुत ही कम अमाउंट बोल दिया मैंने, राइट, महीने के लोग छाप रहे हैं इतना तो। सो लेटरल एंट्री के बारे में अगर फेवर में बात करें तो स्पेशलाइज स्किल आएगी। हालांकि सिर्फ लिख देना भाई, लिखना तो पड़ेगा ही, मेंस के आंसर में क्या करो, पसंद नहीं है फिर भी लिखना ही पड़ेगा कि स्पेशलाइज स्किल आ रही है, इनोवेशन आ रहा है, राइट, गैप्स ब्रिज अप होंगे, शॉर्टेज जो हो रही है आईएएस ऑफिसर की, अरे कोई शॉर्टेज वॉर्टेज नहीं है भाई, एक्सपर्टिज्म के थ्रू लाओ, वो ज्यादा बेटर है। ये बाहर से लोगों को मत लेके आओ। बट फिर भी क्या करें, एग्जामिनेशन है आपका, क्वेश्चन आएगा तो उसके प्रोस कॉन्स दिल पे पत्थर रखकर जो है वो प्रोस लिखना पड़ेगा, जो कि हम बिल्कुल भी लिखने के मूड में नहीं रहते हैं। हाँ, क्रिटिसिज्म तो भर भर कर देंगे कि ये कौन सी बात हुई 3 साल के लिए लेकर आओ, इससे अच्छा लेकर ही मत आओ भाई। हमारा इतने सालों से जो गवर्नमेंट में जो बंदा बैठा हुआ है उसको एक्सपर्ट बनाओ ना, उसको ट्रेन करो, 1 साल की ट्रेनिंग दो उसको, 2 साल की ट्रेनिंग दो। ऑब्जेक्टिव कंसेंट, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चैलेंज चलेगा ना भाई, यही है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं और तुम एकदम बैकग्राउंड से उचक कर खड़े हो गए। करप्शन भी तो होगा इसमें, करप्शन भी लिखो। सरकार जो है वो अपने करीबी लोगों को जो है वो शामिल कर लेगी लेटरल एंट्री के थ्रू, बड़ी पोजीशन पे बैठा लेगी। फिर यही है कि जैसे ही लेटरल एंट्री के नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे तो ये परमानेंट ऑफिसर जो है उनके बीच में डिवाइड जो है वो क्रिएट करेगी। मॉरल लोगों का डाउन होगा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, मॉरल डाउन होगा लोगों का, मनोबल टूटेगा कि ये कौन सी बात हुई भाई। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसमें तो फेवरेटिज्म, वही करप्शन, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी।
राइट। ब्यूरोक्रेट्स गुस्सा हो जाएंगे कि भाई ये कौन सी बात है, ऑर्डर ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसका, राइट। तो ऐसी चीजें होंगी, दिक्कतें तो आएंगी, और दिक्कतें तो होना ही है भाई, क्योंकि ये कोई भी सिविल सर्वेंट, परमानेंट सिविल सर्वेंट कभी पसंद नहीं करेगा कि बाहरी, कि आप पसंद करोगे क्या कि भाई आप इतनी मेहनत करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रहे हो, कोई व्यक्ति जो है वो शॉर्टकट मेथड अपना के फेवरेटिज्म सरकार का खास होकर वहां पर आ जाए। जैसे अब यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप सोचो कि आप मेहनत करके एग्जामिनेशन क्लियर करके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टेज, इतनी हार्श चीज करके आप वहां पे पहुंच रहे हो, और वहां देख रहे हो कि एक व्यक्ति जो है जिसने ये स्टेजेस पार नहीं करी, बट वो गवर्नमेंट का फेवरेट था तो इसलिए आ गया, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? सेम वही बात की जा रही है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की लेवल तक इतनी मेहनत करके आप लोग पहुंचोगे, और आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने उठाकर एक किसी और व्यक्ति को बैठा दिया है वहां पर, तो गुस्सा नहीं आएगा? डेफिनेटली। तो ये इश्यूज देखने को मिलेंगे। अभी बिहार में बाढ़ आई थी, उस दौरान वहां की मिट्टी जो है वो शिफ्ट हो गई, लैंड एरोजन हम लोग को देखने को मिला। ये मिट्टी के हटने के कारण हम लोग को देखने को मिला कि और बाढ़ के कारण बहुत सारे लोगों की जो है वो जान चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया बुरी तरह से। और ये कोसी मेशी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये इंडिया के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का, एनपीपी इंटरलिंकिंग रिवर्स के प्लान का जो है वो पार्ट था। आज की डेट में हम लोग रिवर्स को लिंक कर रहे हैं ना, आपस में जोड़ रहे हैं नदियों को। क्यों जोड़ रहे हैं? पानी जो है वो हर जगह बराबर मिल सके, हर जगह पर सिंचाई प्रोग्राम हम ला सकें, इस पर्पस के लिए। ये प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इरिगेशन, सिंचाई को इम्प्रूव करना, राइट। तो अभी इसके कारण बड़ी दिक्कतें आई हैं। कोसी मेशी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, जो कोसी नदी को और मेशी नदी को जो है वो आपस में कनेक्ट करती है, राइट। और ये मेशी नदी जो है वो महानंदा नदी की जो है वो ट्रिब्यूटरी हम लोग को देखने को मिलती है, और यहाँ पर बिहार और नेपाल के एरिया पर ये नदी हम लोग को नजर आती है। प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 4.74 लाख हेक्टेयर एरिया को हर साल इरिगेट करना, सिंचाई प्रोवाइड कराना, राइट। आप तो बस ये कोसी मेशी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ध्यान में रखो। ये कोसी नदी और मेशी नदी को लिंक करने का प्रोजेक्ट है। बिहार और नेपाल के एरिया पर इसका पानी हम लोग को देखने को मिलता है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। और यहाँ पर अभी यही हुआ है कि ये प्रोजेक्ट जो है, बाढ़ आने के कारण नदी का कोर्स जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कितना पानी जो है ये हैंडल कर सकती है, क्या कर सकती है, वो सब आएगा नहीं। यही है कि फ्लडिंग हो रही है, बाढ़ के प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है, लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लड में जो लोग चपेट में आए, फ्लड की चपेट में आए, उस प्रोजेक्ट से भी खुश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंकिंग के कारण जो है वो बाढ़ आई है, ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, अब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में लिख लो आप। ये 1980 में लाया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग जो है वो आपस में नदियों को जोड़ें, इसमें हिमालयन और पेनिनसुलर दोनों नदियों को जोड़ा जाए, राइट। और इसमें 30 ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किए गए थे। कोई मुझे बता सकता है कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था इस प्रोग्राम के तहत? कौन सा था पहला प्रोजेक्ट? अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार सर्च कर लेना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेतवा केन इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था। बेतवा केन या केन बेतवा। ठीक है, बस यही सब थे। हमें फ्लड प्लेन जोनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना जरूरी है, सभी को इक्वल बेनिफिट मिले, उस पर हम लोग को काम करना जरूरी है, ऑल्टरनेटिव अप्रोच अपनाना जरूरी है। अब लेबर स्टैंडर्ड जो है उनको हम लोग को इंडिया के कॉटन सेक्टर के अंदर मजबूत बनाना है। कॉटन और हाइब्रिड कॉटन सीड जो है इंडिया के अंदर, वो यूनाइटेड स्टेट्स लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा लिस्ट की गई हैं एज गुड प्रोड्यूस्ड बाय चाइल्ड और फोर्स लेबर। ये बड़ा खतरनाक चीज है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जो लेबर डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली ऐसी मतलब सामान को लिस्ट कर देता है कि जो सामान एथिकल तरीके से नहीं बने होते, जिससे कि कंट्री उस सामान को इंपोर्ट ना कराए, और वहां के लोगों को भी अवेयर कर दिया जाता है कि देखो ये जो सामान आप कंज्यूम कर रहे हो, इसमें किसी ना किसी का शोषण हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। तो वो एथिकल डिलेमा हो जाता है ना लोगों के बीच में कि नहीं भाई, ऐसी चीज नहीं लेनी है कि जिसमें किसी का नुकसान हुआ हो। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि ब्याज का पैसा जो है वो कभी फलता नहीं है किसी को। यानी कि अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो तो उस पर जो ब्याज का काम करता है वो दिक्कत में होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब उधार लेता है तो किसी मजबूरी में ले रहा है, फिर जब वो चुकाता है तो मजबूरी में ही चुकाता है, वही ब्याज के साथ चुका रहा है, तो और दिक्कत वाली कहानी है। तो वो एक कहानी रहती है, पर्सपेक्टिव रहता है, अलग अलग लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है। कुछ लोगों का पूरा घर परिवार चलता है ब्याज के पैसों से, अब उनके लिए तो भाई वो इनकम है। बट कुछ लोग जो है
अब जैसे बैंक की देख लो, बैंक ब्याज लेती है ना, चार्ज करती है, तो कुछ लोगों का घर परिवार चल रहा है, बट कुछ लोग का वो ईमान रहता है कि नहीं भाई ब्याज की चीजें नहीं करनी है, राइट। कल्चर्स में भी होता है ऐसे, मुस्लिम्स कल्चर में क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है कि ब्याज जो है वो से वो तरक्की नहीं होगी, राइट, उस टाइप से कुछ। तो वही चीजें हैं, मानने मानने के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब यहाँ पर जैसे चाइल्ड और फोर्स लेबर के कारण जो है वो इंडिया के अंदर हम लोग जो है वो कपास उगा रहे हैं, देखो ऐसी बात लिखी हुई है। इस रिस्पॉन्स में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क प्रोजेक्ट को इंडिया के अंदर। सो ये इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लेबर के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना और प्रमोट करना सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कॉटन फार्मर्स में, राइट, कि सामाजिक आर्थिक अपलिफ्टमेंट हो उनका, यानी कि सुधार हो उनका, उत्थान हो उनका। तो इस पर मेन फोकस जो है वो करने पर टारगेट किया गया है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो ये प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट का नाम लिख लो आप, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स एट वर्क प्रोजेक्ट। तो किसका है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और सिटी का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कमिट करवाना गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयर को, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई किसी भी तरीके से आप एक्सप्लॉइटेशन मत करो, शोषण मत करो वर्कर्स में, राइट। और फिर कैटेगरीज बनाई गई है लेबर स्टैंडर्ड्स की, कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि भाई संघ निर्माण ये कर सकते हैं, उस पर इनको स्वतंत्रता है, राइट। कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकते हैं मिलकर प्राइस को लेकर कॉटन के। फोर्स लेबर नहीं करना है, चाइल्ड लेबर को नहीं करना है, राइट, ठीक है। किसी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट, जेंडर के आधार पर, रेस के आधार पर, या किसी भी आधार पर, राइट। सेफ एनवायरमेंट होना चाहिए, राइट, काम करने का। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से ट्रेड बैरियर है। अगर यूएस के लेबर डिपार्टमेंट ने इसको लिस्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। दूसरा, ग्लोबल ऑब्लिगेशंस, की पूरे दुनिया भर में जब ये लिस्ट गई है, न्यूज सामने आई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक शेमफुल फीलिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। फिर सस्टेनेबल वर्कफोर्स पर हम लोग को काम करना है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर हम लोग को काम करना है। तो स्टेटस क्या है लेबर का और कॉटन फार्मिंग का इंडिया के अंदर? तो ओवर 152 मिलियन चिल्ड्रन पूरे दुनिया भर में एज अ चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहा है। 72 मिलियन बच्चे ऐसे हैं कि जो कि हजार्डस वर्क में काम कर रहे हैं, यानी कि खतरनाक काम कर रहे हैं। 25 मिलियन बच्चे जो है वो फोर्स लेबर में ट्रैप्ड है, राइट। और ये हाईलाइट किया गया कि भाई इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करो। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10.1 मिलियन चाइल्ड लेबर्स इंडिया के अंदर देखने को मिले, और एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत 982 केसेस रजिस्टर्ड हुए चाइल्ड लेबर एक्ट 2021 के तहत। तेलंगाना और असम में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले। इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर के कॉटन प्रोडक्शन का 23% कंट्रीब्यूट करता है, और कॉटन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजीविका के लिए, राइट। डिस्पाइट हाई प्रोडक्शन, इंडिया की रैंक जो है वो 39th हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि मिनिमम एज क्या होती है जॉब करने की, मतलब चाइल्ड लेबर लॉस के तहत मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, राइट, कि एक मिनिमम एज एज अगर इतनी होगी तभी काम दिया जाएगा। बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। नेक्स्ट, चैलेंजेस हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है कॉटन सेक्टर के अंदर? तो देखो सबसे बड़ा तो चैलेंज है यही, कीट संक्रमण, पेस्ट इन्फेस्टेशन। पिंक बॉलवॉर्म जो है वो अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। हेल्थ रिस्क हम लोग को देखने को मिलता है, पेस्टिसाइड्स में किसान वगैरह जो है वो पेस्टिसाइड्स के आसपास रहते हैं, तो उनको कैंसर होने की संभावना, बीमारियां होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन वगैरह नहीं रहता, स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। तो आगे क्या किया जाए? पेस्ट मैनेजमेंट पर काम करो, मतलब जो ये चारों प्रॉब्लम्स है वो इसके सोल्यूशन है। हेल्थ रिस्क हो रहा है तो प्रॉपर मास्क वगैरह का इंतजाम करो, प्रॉपर चीजों का इंतजाम करो, राइट। स्कीम जैसे यूटिलाइज करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क, राइट, मॉडर्नाइज करने के लिए टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था रामसर के बारे में। एक रामसर कन्वेंशन है, कौन से ईयर में आया था कन्वेंशन, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में लिखकर? काफी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट में अक्सर पढ़ाया जाता है। और रामसर कन्वेंशन बेसिकली आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के लिए होता है, वेटलैंड को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इंडिपेंडेंस डे 2024 में इंडिया ने अपनी लिस्ट जो है वो रामसर साइट की वो बढ़ा दी है, और इंडिया का जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, उसको संरक्षण करने पर मेन फोकस किया गया है। सो 3 नई साइट जो है
इंडिया के अंदर बढ़ गई है, तो इंडिया के अंदर टोटल 85 साइट्स हो गई और इन साइट्स के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 99%। क्वेश्चन ये बनेगा जैसे कि आपसे पूछ लेंगे नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है तमिलनाडु में। लिख लो कितना बड़ा है क्या है वो सब चीजें नहीं आएगी। इसको रिस्टोर किया था एक लोकल शासक ने नंजरायन के द्वारा, वो भी इतना नहीं आएगा, पूछेंगे नहीं है। यहाँ पर बहुत बायोडाइवर्सिटी काफी अच्छी, भाई वेटलैंड में तो बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, जैव विविधता मिलेगी मिलेगी, पढ़ाई हुआ आपने। नेक्स्ट काजूवेली बर्ड सेंचुरी कहां पर है, अगेन तमिलनाडु के अंदर हम लोग को कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलती है, बस ये लिख लो। ठीक है, ये सेंचुरी के अंदर ब्रैकिश लेक हम लोग को देखने को मिलती है। ब्रैकिश लेक, अभी देखो ये खारा पानी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्रैकिश है। ब्रैकिश जो होता है वो मीठा पानी खारा पानी का मिश्रण होता है। ये क्रीक के नाम भी ध्यान में रखना, उपुकली क्रीक, कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि उपुकली क्रीक कहां पर है, राइट। ये एस्चुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इदायंतितु एस्चुरी कहां पर है, राइट। ठीक है, फिर आएगा आपसे तवा रिजर्वायर, ये मध्य प्रदेश के इटारसी में हम लोग को देखने को मिलता है। तवा डैम भी बोलते हैं ना अपन, तो वो यही है तवा डैम। ओरिजिनली इरिगेशन के लिए इसको बनाया गया था, आज की डेट में पावर जनरेशन और एक्वाकल्चर का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। बस ये सिर्फ नाम याद रखो, बाकी और कुछ नहीं। तो ये तीन ऐसे एरियाज हैं, तवा, काजूवेली और नंजारायन, तो ये तीन एरिया जो है वो रामसर साइट में शामिल कर लिए गए हैं। अब इंडिया के अंदर टोटल 85 रामसर साइट हो गई, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, फिर उत्तर प्रदेश में। यूपीबीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी के लिए तो है ही भाई, पूछेंगे पूछेंगे 99%। रामसर कन्वेंशन, रामसर बेसिकली ईरान के अंदर है। मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछा था इसका ये आंसर हो गया। 1972 बोलते हैं, वैसे तो 1971 में इसको लाया गया था, और इंडिया के अंदर ये 1982 से इफेक्टिवली हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसका एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड भी होता है, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर आर्द्र भूमि जो होती है उसको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जो आवश्यकता होती है उसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंदर शामिल कर दिया जाता है, और ये लिस्ट जो है वो बढ़ती रहती है, घटती रहती है। मंकी पॉक्स, एम पॉक्स से रिलेटेड टॉपिक है, 90% से ज्यादा चांसेस है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको डिक्लेयर किया गया है PHEIC WHO के द्वारा, क्योंकि इसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, पर्टिकुलरली अफ्रीका में। एक नया स्ट्रेन इसका है क्लाइड 1B, ये उभर कर आया है, मेनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू रही है स्प्रेड होता है। एम पॉक्स प्राइमरली जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी से फिजिकली कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसके थ्रू रही है स्प्रेड होगा ये वायरस, एम पॉक्स वायरस, याद रखिएगा। NPSS वेरी इंपॉर्टेंट, उसका फुल फॉर्म है नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। पेस्ट का मतलब कीट, कीड़े। तो ये AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया है, ये फार्मर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है, फार्मर्स को कनेक्ट करवा सकता है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के साथ, कि किसान जो है वो बेटर तरीके से जो है वो जो ये है पेस्ट जो है उसको मैनेज कर सके, कीट प्रबंधन कर सके। प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किसान जो है वो पेस्टिसाइड्स वगैरह पर रिलाय ना करें, बल्कि नेचुरल प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो कीड़ों को भगा सके। NPSS जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन फार्मर्स को इंडिया के अंदर जो है वो असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया है एम पॉक्स का, WHO का जो एम पॉक्स को लेकर हम लोग को देखने को मिला है डिक्लेरेशन, क्योंकि इसके केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा 150 वर्ड्स में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।